आपको याद होगा आपने इसी चैप्टर में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी कंडक्टिंग कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमने मोशनल ईएमएफ एक टॉपिक पढ़ा था इसी चैप्टर में, सेम वही डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक खास डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, साथ ही आपको एक रॉड नजर आ रहा है जो मूवेबल रॉड है, और उस तरफ हमने एक गल्वानोमीटर लगाया हुआ है। अब आपको याद होगा कि जब हम इस रॉड को इस तरफ या उस तरफ मूव करते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था, यानी रॉड के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया था, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू हो गया था, जिसके बारे में हमें गल्वानोमीटर ने बताया था। अब क्या कोई ऐसी डिवाइस हो सकती है कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज होता रहे और हमें मुसलसल इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूअसली मिलता रहे? क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे? तो इसके लिए तो हमें यहां पर एक बंदा बिठाना पड़ेगा जो मुसलसल रॉड को मूव करता रहे और मुसलसल फ्लक्स चेंज होता रहे। ये काफी मुश्किल काम है, तो इसके लिए हमें किसी और तरह का ऑपरेटर सोचना पड़ेगा। फर्ज कर लें मैंने यहां पर इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा कर दी, यानी नॉर्थ पोल इस तरफ रख दिया, साउथ पोल दूसरी तरफ रख दिया, जिसकी वजह से इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। और फर्ज करें मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख देता हूं, जिसके ऊपर दो टर्मिनल्स भी आप देख रहे हैं, और रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इस वक्त इस तरह से पड़ी हुई है। अब गौर करें, इस वक्त इस कॉइल के अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर मैं इस कॉइल को घुमा के इस तरह कर दूं, इस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, यानी फ्लक्स मिनिमम है, जीरो है। और अगर मैं कॉइल को मजीद घुमा के इस तरह कर दूं, दोबारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर रही हैं, यानी मैं कह सकता हूं ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो मुसलसल चेंज हो रहा है। तो क्या अगर मैं इस कॉइल को मुसलसल रोटेट करवाता रहूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज नहीं होता जाएगा? यस। और मैग्नेटिक फ्लक्स के मुसलसल चेंज होने की वजह से हमें कंटिन्यूअसली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता रहेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता रहेगा और हम उसको यूज कर लेंगे। और ये काम काफी हद तक इजी भी है कि एक ही जगह पे कॉइल को रोटेट करवाते रहे। हमें कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए कि आप किसी रॉड को मूव करवा के उधर किसी 1 किलोमीटर दूर ले जाएं। इसलिए ये वाला जो मेथड है ना, ये काफी ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल मेथड है। आपने अपने घर में भी ऐसी कुछ डिवाइसेस जरूर देखी होंगी जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती हैं, यानी जिनकी वजह से हम सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकते हैं। जैसे अगर लाइट ऑफ हो जाए तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे घरों में अक्सर मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। असल में उन जनरेटर्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। इस जनरेटर के अंदर भी एक कॉइल होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाता है, ताकि हमें कंटिन्यूअसली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो करने वाला इंड्यूस्ड करंट मिल जाए, और उस इंड्यूस्ड करंट को हम अपने घरों में इस्तेमाल कर लें। यही है एसी जनरेटर, और यही आज हमारा टॉपिक है, एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहले जनरेटर को डिफाइन करते हैं कि जनरेटर क्या चीज है। देखिए, जनरेटर जो है ना, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किस तरह? देखिए, यहां पर हम कॉइल को घुमा रहे थे ना, यानी हम कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, और इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमें करंट मिल रहा था, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी। सो वी कैन राइट a generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. अब इस जनरेटर के साथ पीछे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्टरनेटिंग करंट। असल में
जो जनरेटर हम आज पढ़ने वाले हैं ये हमें ऐसा करंट प्रोवाइड करता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मुसलसल चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है। कुछ तो मैंने अभी आपको बता दिया, डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और आपका नेक्स्ट जो चैप्टर 16 है ना, वो पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है इस अल्टरनेटिंग करंट की। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहली बात कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हम प्रिंसिपल कौन सा यूज कर रहे हैं, किस बेस पे ये काम करता है। तो जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसा करते हैं, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के अंदर वन बाय वन हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट या एसी पैदा कैसे होता है। तो हम एसी जनरेटर को भी डिफाइन कर लेते हैं। जनरेटर को तो हमने डिफाइन कर लिया। एसी जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो हमें आउटपुट पे क्या देता है, एसी, यानी द जनरेटर विच गिव्स अस एसी एज एन आउटपुट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो अब हम बनाने लगे हैं एसी जनरेटर। जरा ध्यान से देखिएगा। फर्ज कर लें ये आपके घर वाला जनरेटर पड़ा हुआ है, इस जनरेटर के हम अंदर घुसने लगे हैं, यानी इसको ओपन करके देखने लगे हैं कि इसके अंदर असल में लगा क्या हुआ है। तो इस जनरेटर के अब हम अंदर जाने लगे हैं और इसके अंदर क्या कुछ है वो मैं यहां बना के आपको दिखाता हूं। फर्ज कर लें उस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, और ये तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। और जो प्रैक्टिकल जनरेटर है ना, उसका नॉर्थ और साउथ पोल अंदर से कनकेव होता है, जो आपको नजर आ रहा है। और इनके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम इमेजिन कर लेते हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। मेरी तरफ ए, बी, उस तरफ सी और डी, ये चार एजेस या एंड्स हमें नजर आ रहे हैं, चार कॉर्नर्स इस रेक्टेंगल के। और इसके ऊपर से जो दोनों टर्मिनल्स हैं, आप गौर करें, दोनों टर्मिनल्स ऊपर जाते जाते दो रिंग्स के साथ अटैच है, और ये दोनों रिंग्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। मतलब एक रिंग नीचे है, दूसरी रिंग थोड़ा डिस्टेंस पे है ऊपर। कॉइल का जो एक टर्मिनल है वो नीचे वाली रिंग के साथ अंदर से वेल्ड है, और कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है ना, ये नीचे वाली रिंग को बगैर टच किए गुजरा है उसके अंदर से, और ऊपर वाली रिंग के साथ अंदर से वेल्ड है। और ये दोनों रिंग्स जो हैं, इनको हम नाम दे देते हैं आर, आर प्राइम। इन रिंग्स को हम नाम देते हैं स्लिप रिंग्स। इसी तरह इन दोनों रिंग्स के साथ उस तरफ और इस तरफ आप गौर करें, दो छोटे छोटे ब्रशेस नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। और इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू आपको दो वायर के टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं। ये असल में वो टर्मिनल्स हैं जो आपको इस एसी जनरेटर के बाहर दो टर्मिनल्स नजर आते हैं ना, जहां से हम आउटपुट लेते हैं। ये दो असल में वही वाले टर्मिनल्स हैं। अब इस वक्त गौर करें, ये जो कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल बिल्कुल इस तरह से है, यानी कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। करना हमने ये है, हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाना है। आप गौर करें, एक आपको दरमियान से एक लाइन नजर आ रही है, ये लाइन डॉटेड लाइन, ये असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन शो कर रही है। एक बात याद रखें कि ये वाली रेक्टेंगुलर कॉइल और ऊपर वाली दोनों रिंग्स, इन तीनों चीजों का एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेम है, और यही वाली लाइन है। यानी जब हम इस कॉइल को घुमाएंगे तो ऊपर वाली दोनों रिंग्स भी अपनी अपनी जगह पे रहते हुए रोटेट करेंगी। तो इस चीज को गौर से आपने देखना है, और आगे चलते चलते मजीद कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए गौर से मेरा लेक्चर सुनते जाएं।
देखें ये वाली जो मेरी तरफ वाली साइड है ए बी, इस वक्त ये अंदर की तरफ जा रही है, और दूसरे साइड वाली जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो दूसरी साइड वाला हिस्सा है सी डी, वो आपको फील हो रहा है आउट ऑफ द पेपर आ रहा है। अभी हम कॉइल को इधर ही रोक देते हैं। आप गौर करें, जो साइड इनटू द पेपर आ रही थी इसकी वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, जारी बात है वो भी इनटू द पेपर है जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, और जो साइड आपकी तरफ आ रही थी यानी सी डी वो आउट ऑफ द पेपर आ रही है, उसकी वेलोसिटी भी आउट ऑफ द पेपर आपको शो हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं ऐसा करने लगा हूं, मैं इन चारों साइड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। रेक्टेंगुलर कॉइल की जो चार साइड्स हैं इनको चार पार्ट्स में इमेजिन करना है आपने, और एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं यहां अलग एक बॉक्स में लिख रहा हूं, क्योंकि ये मेन डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ अलग बॉक्स में आपको लिखा नजर आ रहा है। इस वक्त मैं आपको बेसिकली क्या करवा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जो आपको ऊपर हेडिंग भी नजर आ रही है। डायग्राम भी हमने बना ली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, और साथ आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं। आपको याद होगा चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब आप इमेजिन करें, ये जो कॉइल है ये तो कंडक्टिंग कॉइल है, और कंडक्टिंग कॉइल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर भी बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इस कॉइल के अंदर काफी सारे, आप देखें आपको पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव चार्ज मैं इमेजिन कर लेता हूं ए से लेके बी साइड के दरमियान। वैसे तो काफी सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मैं सिर्फ एक इमेजिन कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब आप गौर करें, जब कॉइल इस तरह घूम रही है यानी ए बी साइड इनटू द पेपर जा रही है, तो क्या इस चार्ज की डायरेक्शन इनटू द पेपर नहीं है? यस, इनटू द पेपर है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? नॉर्थ टू साउथ, मेरी तरफ। और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इनटू द पेपर। और इस F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाले फॉर्मूला से हमें समझ आ रही है कि इस पे लगने वाली फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड रूल से। अब आप इमेजिन करें, वेलोसिटी इनटू द पेपर है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, तो जब मैं V को B की तरफ यानी इस वेक्टर को इस वेक्टर की तरफ रोटेट करूंगा अपनी राइट हैंड की फिंगर से, तो गौर करें थंब नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी साइड के दरमियान जो चार्जेस हैं उन पे ए से बी की तरफ फोर्स लगेगी। अब हम बात करते हैं बी से सी साइड की तरफ। चलें बी सी को फिलहाल छोड़ दें, सी डी साइड की पहले बात कर लेते हैं, फिर अगली बात आपको इकट्ठी समझा दूंगा। जो आपकी उस तरफ वाली साइड है सी डी, जो आपकी तरफ आ रही है यानी आउटवर्ड, उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? उसमें जो चार्जेस आप इमेजिन करेंगे उनकी वेलोसिटी आउटवर्ड होगी, क्योंकि हम कॉइल को ऐसे घुमा रहे थे। और अगर वेलोसिटी आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है, वेलोसिटी आउटवर्ड है, तो V को B की तरफ घुमाऊंगा तो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है CD साइड में जो चार्जेस हैं उन पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। दोनों साइड पे मैंने एरो लगा दी है, गौर से इन चीजों को इमेजिन करना है आपने। अब हम आते हैं ऊपर A से लेकर D तक और नीचे B से लेकर C तक। आप गौर करें, ये जो पूरी कॉइल है इसका आधा हिस्सा जो मेरी साइड पे है, जो इस वक्त आपको फील्ड नजर आ रहा है, ये सारा आधा का आधा हिस्सा इनटू द पेपर जा रहा था। इसका मतलब है कॉइल के इस हिस्से में जितने भी चार्जेस हैं उन पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, यानी ऊपर वाली आधी कॉइल का हिस्सा और नीचे वाली आधी कॉइल का हिस्सा, इनमें जो चार्ज आपको एक एक चार्ज मैं दिखा रहा हूं, इन पर भी डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी। अब इस चार्ज ने वायर से निकल के तो नहीं आ जाना, इसका मतलब है ऊपर वाले आधे और नीचे वाले आधे हिस्से पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकेगा, और सिर्फ जो मेरी साइड वाला कॉइल का हिस्सा है ए से लेकर बी तक, उसमें जो चार्जेस पे फोर्स लग रही है वो अलोंग द वायर है, इसलिए वो अलोंग द वायर मूव कर सकेगा ए से बी की तरफ। क्लियर?
क्लियर? यानी ऊपर वाले आधे और नीचे वाले आधे हिस्से पे मैग्नेटिक फोर्स का असर नहीं हो रहा और इंड्यूस्ड करंट की प्रोडक्शन में इन कॉइल्स के इस हिस्से का कोई हाथ नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। अब गौर करें, अब दूसरी साइड का आधा हिस्सा आपको फील्ड नजर आ रहा है और जो आपकी तरफ आ रहा था कॉइल का वो वाला आधा हिस्सा, जो कॉइल का हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है उसमें ऊपर वाली आधी साइड, नीचे वाली आधी साइड और उस तरफ वाला CD वाला जो पोर्शन है, इन सारे पोर्शंस में जहां जहां चार्जेस थे उन सब चार्जेस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है। यानी ऊपर वाली साइड पे जो एक चार्ज मैं आपको दिखा रहा हूं उस पे भी अपवर्ड फोर्स लग रही है, नीचे वाली साइड पे जो चार्ज है उस पे भी अपवर्ड फोर्स लग रही है और उस तरफ जो CD साइड है उस पे भी अपवर्ड फोर्स लग रही है। अब गौर करें, C से D की तरफ जो फोर्स लग रही है वो तो अलोंग द वायर है, लेकिन ऊपर वाला आधा और नीचे वाला जो आधा हिस्सा है उस पे जो फोर्स लग रही है वो तो वायर से बाहर की तरफ है। अगेन वही बात, चार्ज वायर से बाहर नहीं निकलेगा, चार्ज तो अलोंग द वायर फोर्स की वजह से ही मूव कर सकता है। इसका मतलब है इंड्यूस्ड EMF की कंट्रीब्यूशन में सिर्फ AB साइड और उस तरफ CD साइड का रोल होगा, लेकिन DA साइड और BC साइड का कोई रोल नहीं होगा। ये आगे चल के डेरिवेशन में हम यूज करेंगे, अभी मैं इकट्ठा एक ही स्टेप में मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। एक और चीज मुझे सोच के बताएं, इस कॉइल में दोनों तरफ जो करंट पैदा हुआ है इसकी डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? नहीं, ये डिफरेंट नहीं है। आप सोच रहे हैं ये डिफरेंट है, ये सेम डायरेक्शन है। आप गौर करें, इस तरफ करंट डाउनवर्ड था और उस तरफ करंट अपवर्ड था। अब आप इस करंट का लूप कंप्लीट करें, क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन है? नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन है। हमें लग ऐसा रहा था कि ऑपोजिट है, ये तो सेम डायरेक्शन है। अब होगा क्या, ऊपर से आप देखें इस साइड का कनेक्शन जो है वो ऊपर से उस वायर के साथ है जो आपको नजर आ रही है, वहां से करंट आएगा, इस तरफ से होके इस तरफ से वापस चला जाएगा, एक लूप कंप्लीट हो गया। क्लियर? यानी हमने इस कॉइल के अंदर करंट पैदा कर दिया जिसको आउटर सर्किट में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ थोड़ा बहुत डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहीं आके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस डायग्राम को ऊपर थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं और यहां हम स्टेप वाइज डेरिवेशंस करते हैं। सबसे पहली बात, डेरिवेशन की हेडिंग के नीचे इंड्यूस्ड EMF जो है वो 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके लिख लेता हूं। इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू EAB, AB से स्टार्ट करते हैं, EAB प्लस EBC प्लस ECD प्लस EDA। अभी हमने डिस्कस किया कि EMF जो DA की वजह से है वो भी जीरो है और CD की वजह से है वो भी जीरो है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा यहां पे, EAB और ECD, DA भी जीरो, BC भी जीरो। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब आपको याद है आपने मोशनल EMF का एक टॉपिक पढ़ा था, क्या ये जो ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें AB साइड जो है क्या ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव नहीं कर रही? जी बिल्कुल कर रही है। इसका मतलब है A और B के दरमियान जो इंड्यूस्ड EMF है इसको फाइंड करने के लिए हम मोशनल EMF का बना बनाया रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां भी ऐसा ही करने लगे हम। E इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं पहले EAB लिख लेते हैं, EAB इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। आपको याद है मोशनल EMF में एक नेगेटिव साइन भी होता है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो EAB आपके पास आ गया VBL साइन थीटा। इसमें V क्या है, वेलोसिटी, जो मैंने आपको शुरू में डायग्राम में आपको दिखाई थी, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और B क्या है, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल, जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। A से लेकर B तक जो पूरी लेंथ है ना, इसे मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ कॉइल।
इसी तरह इस कॉइल की विड्थ को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसकी विड्थ को स्मॉल एल से जाहिर कर देते हैं। देखें, लेंथ को मैंने कैपिटल एल से जाहिर कर दिया और विड्थ को आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको स्मॉल एल नजर आ रहा है विड्थ की जगह पे। अब दोबारा हम इस डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ई ए बी की जगह आपने लिख दिया VBL साइन थीटा। थीटा किस किस के दरमियान एंगल है? V और B के दरमियान। मोशनल EMF भी ऐसे ही था ना। अब ये V आप गौर करें, जब कॉइल इस तरह घूमेगी तो ये V असल में टेंजेंशियल वेलोसिटी है। आगे चल के मैं आपको इसका टॉप व्यू भी दिखाऊंगा, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसी तरह ECD जो दूसरी EMF है, जो दूसरी साइड पे पैदा हो रही थी, उसका भी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम लिखूंगा, क्योंकि आप गौर करें जो AB की वेलोसिटी थी इनटू द पेपर, वही वेलोसिटी CD की थी आउट ऑफ द पेपर। जो AB की लेंथ है वही लेंथ CD की है। जो मैग्नेटिक फील्ड AB पे अप्लाई आप कर रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड CD पे अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है मोशनल EMF का फॉर्मूला CD के लिए भी एग्जैक्टली सेम आएगा। यानी मैं लिख सकता हूं VBL साइन ऑफ थीटा। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो टोटल EMF आपके पास आ जाएगी VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा। इसको ऐड कर दें 2VBL साइन थीटा। अब एक और, अब देखें फॉर्मूला में ये जो V है ये क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप गौर करें, जब कॉइल इस तरह सर्कल में घूम रही है तो उसकी साइड की जो वेलोसिटी है वो तो सर्कल के लिहाज से टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना। अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं, जरा गौर करें। टॉप व्यू में आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में जब कॉइल घूम रही थी तो कॉइल की चाहे आप AB साइड को देख लें चाहे CD साइड को देख लें, AB साइड को ही हम इमेजिन कर लेते हैं, तो गौर करें जब कॉइल घूम रही है तो V जो है ये सर्कल के लिहाज से टेंजेंट पे है, इसलिए मैं V को टेंजेंशियल वेलोसिटी ही कहूंगा। सो V आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू R ओमेगा। इसमें ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये कॉइल घूम रही है। तो मैं V की जगह R ओमेगा लिख देता हूं। लेकिन एक और छोटी सी बात है, जरा इमेजिन करें ये कॉइल जब घूम रही है, इसका टॉप व्यू इमेजिन करें, इसका रेडियस असल में क्या है? सर्कल का रेडियस क्या बन रहा है? अगर मैं रेडियस को देखूं तो ये कॉइल की विड्थ का हाफ है। अगर मैं विड्थ को स्मॉल l से जाहिर कर रहा हूं, गौर करें तो स्मॉल l का हाफ जो है वो रेडियस है। और अगर मैं रेडियस का डबल करूं तो वो डायामीटर बन जाता है, सर्कल का डायामीटर। गौर करें, आपको डायग्राम में फील हो रहा है कि जो 2r है यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये डायामीटर है और यही असल में विड्थ ऑफ कॉइल भी है। तो आगे चल के मैं 2r की जगह l स्मॉल l पुट करने वाला हूं। जरा गौर से देखिएगा। अब दोबारा डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो हम कहां पहुंच गए थे? हम थे जनाब E इज इक्वल टू 2VBL साइन ऑफ थीटा। V की जगह मैंने पुट कर दिया R ओमेगा, तो आपके पास क्या बन गया? V की जगह R ओमेगा आ गया और 2R की जगह मैं क्या लिख देता हूं? 2R क्या है? विड्थ ऑफ कॉइल। अभी मैंने आपको बताया 2 टाइम्स रेडियस इज एक्चुअली डायमीटर एंड दैट इज विड्थ ऑफ कॉइल। तो आपके पास बन गया स्मॉल l इंटू ओमेगा इंटू कैपिटल L इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर करें, लेंथ ऑफ कॉइल और स्मॉल l यानी विड्थ ऑफ कॉइल, कैपिटल L और स्मॉल l का जो प्रोडक्ट है ये तो असल में एरिया ऑफ कॉइल है, सरफेस एरिया ऑफ कॉइल। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल l और कैपिटल L को इकट्ठा करके इसकी जगह एरिया आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? ओमेगा, कैपिटल A, कैपिटल B साइन ऑफ थीटा। यह है हमारे पास इस जनरेटर की वजह से पैदा होने वाली इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला, ओमेगा A B साइन ऑफ थीटा। अब ये तो थी स्टोरी एक नंबर ऑफ टर्न के लिए, लेकिन आपके पास अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है, फिर इस इंड्यूस्ड EMF को आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास टोटल इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला आ जाएगा n ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा।
और इसको अगर आपने रट्टा लगाना है ना तो आप इसे नवाब साइन थीटा भी पढ़ सकते हैं, लिखना नहीं है, नवाब साइन थीटा से भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो आपके पास बन गया जी नवाब साइन थीटा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब मैं बाकी सारा कुछ जो है ना वो आपको थोड़ा डिम नजर आ रहा है, और जो मेन डायग्राम है ना वो दोबारा से अब आपके सामने आ गई है। इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करने लगे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था, अब मैं उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने लगा हूं। गौर से देखिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, जब कॉइल सबसे पहले जब कॉइल इस तरह थी, ए बी साइड मेरी तरफ है और सी डी साइड उस तरफ है, और आप गौर करें सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ बिल्कुल पैरेलल है, और इस वक्त अगर ए बी साइड इनटू द पेपर जा रही है और सी डी साइड आउट ऑफ द पेपर आ रही है, यानी कॉइल ऐसे घूम रही है और घूमते घूमते उसकी ये पोजीशन आई थी जो मैंने अभी अभी बनाई, तो ए बी साइड की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल इनटू द पेपर है और सी डी साइड की वेलोसिटी बिल्कुल आउट ऑफ द पेपर है। और आपको इस वक्त इनका टॉप व्यू भी नजर आ रहा है। आप गौर करें, आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं ये 90 डिग्री एंगल वहां पर ईएमएफ के फॉर्मूला में पुट करूं, अब दोबारा डायग्राम को हम सीधा कर देते हैं और दोबारा चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। यहां मैं हेडिंग लिख रहा हूं मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगी? जब साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम आएगा। और साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा 90 हो। अब गौर करें, मैंने थीटा की जगह 90 पुट किया और साइन 90 क्या होता है? 1, दैट इज मैक्सिमम। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा एन ओमेगा ए बी। नवाब अकेला रह गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए इसे मैं ई नॉट से जाहिर कर रहा हूं। कई दफा ई मैक्स के साथ भी हम इसे जाहिर कर देते हैं, लेकिन आपकी बुक में ई नॉट से इसको जाहिर किया गया। सो दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं हेडिंग लिखता हूं मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और देखते हैं कि मिनिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आएगी। दोबारा चलते हैं, ये सारा कुछ मैंने दोबारा डिम कर दिया, दोबारा उसी डायग्राम को सामने लेके आते हैं। अब आप देखें, ए बी साइड जो है ना, ये कॉइल ऐसे घूम रही थी, घूमते घूमते जब ए बी साइड इस तरफ आ जाएगी, दूसरी तरफ, स्क्रीन के दूसरी तरफ, और सी डी साइड आपकी तरफ आ गई है। अब आप गौर करें, ए बी साइड की तरफ जरा गौर से देखिएगा, जो अंदर की तरफ है, क्योंकि रेफरेंस साइड मैं इसी को ले रहा हूं। ए बी साइड इस तरफ, सी डी साइड इस तरफ। इस वक्त सी डी साइड इस तरफ आ रही है और ए बी साइड इस तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं सी डी साइड के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर आप देख रहे हैं, इसका एंगल देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और अगर मैं ए बी साइड को देखूं, जो इस वक्त उस तरफ जा रही है, घूमते घूमते उस तरफ जा रही है, उसका और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब चाहे एंगल 0 है, चाहे एंगल 180 है, दोबारा उस फॉर्मूला की तरफ आए, चाहे आप 0 पुट कर दें, चाहे 180 पुट कर दें, साइन फंक्शन का आंसर तो 0 ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा हो रही है? 0। यानी एक छोटा सा एमसीक्यू मैं आपके लिए तैयार करके दे रहा हूं कि घूमते घूमते जब सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका एंगल या 0 होगा या 180 होगा। दोनों सूरतों में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 ही आएगा। घूमते घूमते चाहे टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगल 0 हो चाहे 180 हो, दोनों सूरतों में इस बात का मतलब एक ही है कि जो सरफेस ऑफ कॉइल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से परपेंडिकुलर है। और जब भी सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? 0। ये मैं आपको एमसीक्यू तैयार करवा रहा हूं। इसी तरह घूमते घूमते जब सरफेस ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मेरी तरफ और सरफेस ऑफ कॉइल भी इसी तरह है, और इस वक्त ए बी साइड इनटू द पेपर आ रही है और सी डी साइड आउट द पेपर आ रही है, इस वक्त एंगल कितना था?
90। किस किस का? V और B का। V और B का एंगल 90 है, लेकिन सरफेस इस वक्त किस तरह है? पैरेलल। यानी जब सरफेस पैरेलल होगी तो V और B का एंगल 90 होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वाली वैल्यू आई थी ना, E नॉट इज इक्वल टू N ओमेगा ए बी, इसको पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में N ओमेगा ए बी की जगह, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा बन गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। अब हम ये भी जानते हैं, फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में ही हमने पढ़ा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकता हूं। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने थीटा की जगह, एक सेकेंड, ये आप कट कर दीजिएगा, ये मिक्स हो गया। यहां मैं ओमेगा को जहां से डिस्कस कर रहा हूं ना, उधर से ही दोबारा करना है जहां से मैं फर्स्ट ईयर की बात करने लगा हूं। और फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा था। ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी थीटा ओवर टाइम। अब यहां से थीटा किसके इक्वल आ गया? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये जो थीटा का फॉर्मूला है ना, इसे पुट कर दें वापस उसी इक्वेशन में जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा था ना, अब थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दिया। इसे अगला नंबर दे दें, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 4। तो ये है जनाब फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फाइनल फॉर्मूला है, ये आपके सामने मौजूद है। इसमें E नॉट किसे जाहिर कर रहा है? मैक्सिमम या पीक ईएमएफ को, और ओमेगा टी क्या है? ये एंगल है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इंड्यूस्ड करंट की बात करने लगा हूं, इंड्यूस्ड करंट की। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि ये जो एसी जनरेटर होता है ना, प्रैक्टिकली उसमें एक ही आयरन कोर के तौर पे एक आयरन कोर यूज किया जाता है और उसके ऊपर काफी सारी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ना था तो हमने केस को काफी सिंपल करने के लिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने इमेजिन कर ली थी ताकि आपको समझ अच्छी आ जाए। अब हम चलते हैं इंड्यूस्ड करंट की तरफ, और इंड्यूस्ड करंट में हमने ओहम लॉ को यूज करना है। ओहम लॉ क्या कहता है? ओहम लॉ कहता है पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहां से करंट आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब यहां पोटेंशियल की जगह क्या आएगा? जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा की थी, यानी ऊपर E आ गया और नीचे क्या आ गया? R, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जो एसी जनरेटर में हम यूज कर रहे थे। तो करंट आपके पास बन जाएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला पुट करें, E नॉट साइन ऑफ थीटा, या थीटा की जगह ओमेगा टी। अब पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? पीक करंट। तो आपके पास जनरल इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस वक्त दो फॉर्मूले आप बॉक्स में देख रहे हैं, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और एक करंट का I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। उसमें से ऊपर वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और नीचे वाला जो करंट का फॉर्मूला है ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब मैं अगली बात की तरफ आने लगा हूं कि इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं। गौर से आपने देखना है, और यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिहाज से। अब मैं दोबारा सारा कुछ डिम कर देता हूं और दोबारा उसी जनरेटर को सामने ले आते हैं। गौर से मेरी बातें सुननी है आपने, और हेडिंग हम लिख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
पुरानी जो डेरिवेशन है ना उसको साइड पे कर दे, बल्कि डिम करने के बजाय साइड पे कर दे, और हेडिंग हमने ये लिख दी और सामने आ गई जनाब डायग्राम। इस डायग्राम में कॉइल घूम रही थी, जो ABCD कॉइल थी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही थी, उसकी सबसे इनिशियल पोजीशन जो है ना वो मैं ऐसी इमेजिन कर रहा हूं जिसमें AB साइड आपकी तरफ है, CD साइड स्क्रीन की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, और ये जो AB साइड है इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। तो देखिए एंगल कितना हो गया, एंगल 0 हो गया। V और B दोनों पैरेलल हैं, V और B के दरमियान एंगल 0 हो गया। जब एंगल 0 हो जाएगा तो करंट का जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या ओमेगा टी की जगह एंगल थीटा लिख दें, इस पूरे एंगल की जगह इस वक्त 0 आ जाएगा। और आप गौर करें साइन 0 0, I की वैल्यू भी 0। इसका मतलब है अगर मैं साथ ही एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें एक्स एक्सिस पे आपको एंगल थीटा नजर आ रहा है, थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस पे आपको करंट की वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो बताएं सबसे पहला पॉइंट कहां आएगा। आप ऐसा करें, एक्स एक्सिस पर कुछ एंगल की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले से ही। आपको सबसे पहले एंगल 0 नजर आ रहा है, दूसरा एंगल आपको 90 डिग्री या π/2 रेडियन नजर आ रहा है, तीसरा एंगल जो है वो हमें 180 डिग्री या पाई रेडियन नजर आ रहा है, चौथा एंगल जो है वो 270 डिग्री या 3 π/2 रेडियंस, और पांचवा एंगल आप देखें 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। अब सबसे पहले गौर करें, जो मैं आपको पहले डायग्राम इमेजिन करवा रहा था, AB साइड मेरी तरफ आ रही थी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो करंट का फॉर्मूला भी आपको साथ लिखा नजर आ रहा है, I 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो ग्राफ पे आपको मिलेगा वो 0 पर मिलेगा। अब देखें कॉइल घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमते घूमते आप गौर करें एंगल 0 से बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। जब कॉइल इस तरह हो गई है ना और AB साइड इनटू द पेपर जानी शुरू हो गई है, अब आप इसका टॉप व्यू देखें, V और B इन दोनों के दरमियान कितना एंगल हो गया, 90। और फॉर्मूला में दोबारा आपको एक नई जगह पे नजर आ रहा है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 90, साइन 90 1, और करंट की वैल्यू आपके पास प्लस I नॉट यानी मैक्सिमम पॉजिटिव करंट आ गया। और प्लस I नॉट का मतलब यह है कि अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ऊपर आएगा, 90 के बिल्कुल ऊपर आप देख रहे हैं आपको मैक्सिमम पॉजिटिव करंट शो हो रहा है। और इसको वाई एक्सिस पे आप देखें, डॉटेड लाइन से हम मिला दिया हमने, जहां प्लस I नॉट लिखा नजर आ रहा है। इसी तरह जब ये कॉइल इस तरह से घूमते घूमते ऐसे हो जाएगी, अब आप देखें AB साइड जो है ना ये स्क्रीन की दूसरी तरफ चली गई है और CD साइड आपकी तरफ आ गई है, लेकिन हम तो रेफरेंस साइड AB साइड ले रहे थे ना। अब आप गौर करें AB साइड की वेलोसिटी उस तरफ है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ है। इस वक्त दोनों में 180 का एंगल है, और 180 का एंगल हो तो साइन 180 अगेन 0 और करंट अगेन 0। आपके पास उसी फॉर्मूला में दोबारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है तीसरा पॉइंट आपको कहां मिलेगा, 0 पे, 180 पे 0 करंट। इसी तरह घूमते घूमते ये साइड, ये वाली साइड दोबारा इस तरह हो गई। अब AB साइड आपको उस तरफ नजर आ रही है और CD साइड इस तरफ नजर आ रही है, और इस वक्त AB साइड आउट ऑफ द पेपर आ रही है, AB साइड आउट ऑफ द पेपर आ रही है। और जब AB साइड आउट ऑफ द पेपर आ रही है तो गौर करें इसने टोटल कितना एंगल रोटेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये एंगल नजर आ रहा है 270 डिग्रीज। इसका टॉप व्यू भी आप देख लें, और जब साइन 270 आप पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा, और -1 को I नॉट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -I नॉट बन जाएगा। और -I नॉट का मतलब यह है कि अब हमने नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना है। अब आप देखें आपको ये वाला पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस के बिल्कुल सामने, -I नॉट के बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। 270 को सीधा नीचे लेके गए और -I नॉट को सीधा इस तरफ लेके आए, यह आपको पॉइंट नजर आ गया। और जब ये कॉइल इस ओरिएंटेशन से दोबारा ऐसे हो जाएगी, अब आप गौर करें वेलोसिटी अगेन मेरी तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी तरफ है, ये मैं AB साइड की बात कर रहा हूं। इसका टॉप व्यू लें तो आप गौर करें इसने पूरा चक्कर काटा है, 360 डिग्री एंगल कवर कर ली है, यानी जहां से चली थी घूम के वापस उधर ही आ गई। सो 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी थीटा एंगल इस वक्त कितना है,
360 डिग्री। और अगेन जब साइन 360 की बात की जाए तो उसका भी आंसर 0 आएगा और करंट यहां भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है दोबारा करंट 0। और ये आपको एक कर्व नजर आ रही है, इसे साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं। और ये जिस करंट की कर्व है इसे साइनोसॉइडल करंट भी कहते हैं और इसे अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको नजर आ रहा है ना, इस दौरान आप गौर करें करंट की वैल्यू 0 से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई 90 डिग्री एंगल पर, और फिर कम होते होते फिर 0 हो गई, अब नेगेटिव साइड पे बढ़ती गई और फिर मैक्सिमम हो गई। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये आपको ये बताता है कि सर्किट के अंदर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और नेगेटिव हाफ साइकिल आपको ये बताता है कि सर्किट के अंदर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। इसको डायग्राम में भी हम देखने लगे हैं। ये वाला लेक्चर बड़ा ही मजे का कंसेप्चुअल है। दोबारा हम डायग्राम की तरफ जाने लगे हैं और उसमें मैं आपको इस कॉइल को घुमा के दिखाऊंगा और हम ये चीज साबित करेंगे कि सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकता है। डायग्राम को जब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में सबसे पहले आपको दिखाया था उसी हालत में शुरू करते हैं। अब आप गौर करें, आपको दोबारा वही वाली एनिमेशन सारी डायग्राम एज इट इज नजर आ रही है। ए बी साइड मेरी तरफ है, सी डी साइड उस तरफ है। ए बी साइड का जो टर्मिनल है वो सीधा ऊपर जा रहा है, एक रिंग के साथ अटैच है और वो आउटर सर्किट के साथ अटैच है। और सी डी साइड जो है उसका भी एक टर्मिनल आप ऊपर देख रहे हैं, ये दूसरी रिंग के साथ अटैच है और इसका भी अपने कार्बन ब्रश के थ्रू आउटर सर्किट के साथ कनेक्शन है। यह बात तो हमने देखी थी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से इस कॉइल का जो हिस्सा इनटू द पेपर जाएगा, जो इस वक्त ए बी साइड इनटू द पेपर जा रही है, अगर मैं कॉइल को ऐसे रोटेट करूं तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डाउनवर्ड आएगा। अब आप गौर करें, इसमें इंड्यूस्ड करंट डाउनवर्ड आ रहा है और ऊपर से सीधा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो साइड बाहर की तरफ आ रही थी उसमें इंड्यूस्ड करंट अपवर्ड होगा। यानी इस वक्त कॉइल के अंदर करंट की ये डायरेक्शन बन रही है और ऊपर वाले जो दो टर्मिनल्स हैं उनमें भी आपको एरो नजर आ रहे हैं और करंट की डायरेक्शन को हम इमेजिन कर सकते हैं। अब आपने मेरे साथ साथ चलना है और जो जो बात मैं करूं उसको गौर से सुनना है। देखें, कॉइल ऐसे घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। घूमते घूमते कॉइल ऐसे हो गई है, और मैंने इससे पहले कई बार आपको बता दिया है कि जब कॉइल ऐसे होगी तो करंट 0 हो जाएगा। इस वक्त करंट क्या है? मैक्सिमम। इस वक्त करंट क्या हो गया? 0। अब आप गौर करें, जो ए बी साइड है ना वो इस तरफ है और सी डी साइड इस तरफ है। अब जैसे ही ये उस तरफ गई है, ए बी साइड अब आपकी तरफ बाहर की तरफ आने लगी है और सी डी साइड अंदर की तरफ जाने लगी है। यानी पहले, दोबारा मैं स्टार्ट से कर रहा हूं, देखें दोबारा स्टार्ट से कर रहा हूं ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए। देखें, पहले ए बी साइड इनटू द पेपर जा रही थी और इसके अंदर करंट डाउनवर्ड था। फिर इसने अपना आधा चक्कर कंप्लीट किया, अब अगला आधा चक्कर शुरू होने लगा है, और जैसे ही अगला आधा चक्कर शुरू होने लगा है तो अब ए बी साइड आपकी तरफ आ रही है, यानी आउट ऑफ द पेपर, और अब सी डी साइड इनटू द पेपर जा रही है। जैसे ही ए बी साइड आउट ऑफ द पेपर आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें करंट डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड हो जाएगा, और जो सी डी साइड इस तरफ आना शुरू हो जाएगी इनटू द पेपर, तो इसमें करंट किस तरफ हो जाएगा? यस, डाउनवर्ड। दोबारा से मैं इसको यहां से ही दिखाता हूं। ए बी साइड इधर से जा रही है, देखें ए बी में करंट किस तरफ है? डाउनवर्ड। ऊपर भी आपको एरो नजर आ रहा है। और सी डी में करंट किस तरफ है? अपवर्ड। जैसे ही ए बी साइड आधा चक्कर कंप्लीट करके आगे जाएगी, ए बी साइड में ही करंट अपवर्ड हो जाएगा। अब आप देखें उसका करंट रिवर्स हो गया, और सी डी साइड जिसमें पहले करंट अपवर्ड था अब इसी में करंट डाउनवर्ड हो जाएगा, और आप देखें बाहर वाले सर्किट में भी आपको डायरेक्शन रिवर्स होती नजर आ रही है। अभी पूरी कॉइल ऐसे घूमती जा रही है, और अब आप इमेजिन करें ऊपर सर्किट में जो करंट है वो बार बार अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब है हर आधे चक्कर के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और आपको यही बात ग्राफ में भी नजर आ रही है कि करंट पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव से बढ़ते गया, बढ़ता गया, मैक्सिमम हुआ, फिर कम होते होते 0 हुआ, फिर नेगेटिव साइड पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और फिर 0।
नेगेटिव साइड पे बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। इस वक्त आपको डायग्राम भी नजर आ रही है फुल एनिमेशन के साथ, और साथ बनता बनता ग्राफ भी नजर आ रहा है, और साथ आपको करंट का फॉर्मूला भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप देखें डायग्राम में एंगल चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे ग्राफ बन रहा है, और वैसे वैसे आपको करंट के फॉर्मूला में एंगल थीटा की वैल्यूज पुट होते नजर आ रही हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एसी जनरेटर को डिस्कस किया, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखी, फिर हमने एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बनाया, फिर हमने इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने आर्मेचर कॉइल को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, और फिर हमने इंड्यूस्ड करंट में जो वेरिएशंस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा उसको डिस्कस किया, और फिर हमने डायग्राम की मदद से देखा कि भाई ये इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन कैसे रिवर्स करता है। एंड पे आप दो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इस पूरे एसी साइकिल की बात करूं तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलेंगे, और इसका ताल्लुक इस कॉइल के वन कंप्लीट रोटेशन के साथ भी है। इसी तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना चाहता हूं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहां पर मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। या रोटेशन की अगर बात की जाए, कॉइल जो रोटेट कर रही है तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू साइकिल पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये भी आप जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/T। तो ये था जनाब आज का लेक्चर, काफ़ी लेंथी था लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, इसको बहुत गौर से आप देखिएगा। अगर कोई एक बात आपको समझ नहीं भी आई तो इसको दोबारा देखें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।